कोरोना वैक्सीन की सप्लाई का आज दूसरा अहम दिन है। आज से कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी। इससे पहले कल कोविशील्ड की सप्लाई शुरू हुई। आज हैदराबाद के भारत बायोटेक प्लांट से देश के 13 शहरों में कोवैक्सीन की सप्लाई शुरू होगी। दिल्ली में 2 उड़ानों से कोरोना वैक्सीन को लाया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट 559 से वैक्सीन के बॉक्स लाए गए। जम्मू कश्मीर और गोवा में आज पहली खेप पहुंच रही है। सड़क मार्ग से मुंबई तक भी वैक्सीन आज सुबह पहुंच गई। पहले ही दिन 54 लाख से ज्यादा डोजेस की डिलीवरी हुई है। कल तक पहले फेज के लिए जरूरी सभी वैक्सीन डोज की सप्लाई हो जाएगी। 16 जनवरी से देश का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होगा और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कहा जा रहा है। और दुनिया के बाकी देशों की भी नजर है कि इतनी बड़ी आबादी में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर भारत किस तरह से इस वैक्सीन और टीकाकरण के कार्यक्रम को चलाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री अपने अलग अलग संबोधनों में भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं। देश के वैज्ञानिकों को उन्होंने सैल्यूट किया और कहा कि जितने कम समय में जिस तरह से इसे तैयार किया गया है और देश के बाकी हिस्सों में पहुंचाया जा रहा है, एक बड़ी चुनौती भी है, लेकिन साथ ही साथ भारत उसके लिए तैयार भी है। हिमांशु मिश्रा इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, पहले कोविशील्ड, कल के दिन आज कोवैक्सीन पहुंच रही है देश के अलग अलग हिस्सों में। कैसे ये पूरा प्रोसेस चल रहा है और दिल्ली के मद्देनजर क्या तस्वीर है? देखिए, सुबह 8:30 बजे हैदराबाद से जो पहली फ्लाइट चली थी 8:30 बजे दिल्ली पहुंची और यहां पर जहां पे हम मौजूद हैं यहीं पर से जो पूरी वैक्सीन यहीं से निकली थी और उसके बाद उसे कुरुक्षेत्र की तरफ जो बनाया गया है वेयर हाउस, बड़ा वेयर हाउस जो बनाया गया है वहां की तरफ ले जाया गया। अब एक और जो दूसरी फ्लाइट हैदराबाद से उड़ी है वो भी यहां पर कोवैक्सीन लेकर के 10:30 बजे के आसपास पहुंचेगी और उसके बाद पहले ही ये डिसाइड किया जा चुका था चूंकि ड्राई रन के जरिए कि कहां पर किस तरीके से कितनी वैक्सीन पहुंचानी है, उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए पूरी एक रोड मैप, एक रोड चार्ट बना करके यहां पर सबके पास मौजूद रहता है। साथ में साथ जिस रूट से निकलना होता है दिल्ली पुलिस जहां तक दिल्ली का जो बॉर्डर है वहां तक उसको सुरक्षा प्रदान करती है और उसके अलावा आगे भी उसको लगातार सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में जो 89 सेंटर्स बनाए गए हैं यहां पर पूरी तैयारी भी कर ली गई है क्योंकि जब वैक्सीन वहां पर राजीव गांधी पहुंची तो उसके बाद उन 89 सेंटरों पे भेजी जाएगी क्योंकि 16 तारीख से लगना है। और दूसरी चीज किस किस को लगना है तो इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल बनाया गया है। उस सेंट्रल पोर्टल के जरिए ही लोगों को पता चलेगा, उनके पास एक मैसेज आएगा जिसमें उनकी टाइमिंग लिखी होगी, उनके सेंटर का एड्रेस लिखा होगा कि आपको यहां पर जाना है। अगर कोई दिल्ली पुलिस का जवान है या फिर कोई हेल्थ वर्कर है तो वो सारी चीजें जो सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगी, किसी को कहीं पे भीड़ न लगे, ज्यादा लोग न पहुंचे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के भी पालन करना है। तो इस पूरे सिस्टम को, पूरे रोड मैप को ड्राई रन के जरिए तैयार किया जा चुका है। बिल्कुल, आपसे आगे जानकारी लेंगे हिमांशु। और हमारे साथ रांची से इस वक्त सत्यजीत भी जुड़ गए हैं। सत्यजीत, देखिए आज सुबह रांची में भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। उम्मीद है कि अब झारखंड की नाराजगी दूर हो गई होगी। देखिए, बिल्कुल ये एक ऐसा खबर है जिससे कई चेहरे ऐसे हैं जिनके चेहरे पे मुस्कान आएगी। और यहाँ आज पहला खेप पहुंचा है। स्टेट वैक्सीन सेंटर के बाहर हम खड़े हैं। सिक्योरिटी रीजन से, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो फॉलो किया जा रहा है उसके वजह से किसी को भी अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है। अब से चंद मिनट पहले ही जो खेप है स्पेशल एक कूलिंग वैन था जिसमें रखकर यहाँ लाया गया है और उसे एस्कॉर्ट किया गया। पायलट व्हीकल जो है उसके जरिए एयरपोर्ट से लगभग 15 से 20 मिनट का 25 मिनट का रास्ता है। नामकुम का जो इलाका है उधर जो रिंग रोड है वहां से लाया गया है और इस सड़क के जरिए यहाँ अंदर जो है उसको रखा गया है और सम्मान कर दिया गया है। ऑलरेडी जो अलग अलग डिविजन्स है, रीजनल सेंटर जो है उनको कि आप भी अपने व्हीकल को लेकर आए और यहाँ से अपना जो डोजेस है वो कलेक्ट करके ले जाए। 16,200 वायल जो है वो यहाँ पे उसका अराइवल हुआ है उस स्टॉक का। उस कंसाइनमेंट मतलब यानी एक वायल जो है उसमें 10 डोजेस रहते हैं। 1,62,000 लोगों के लिए ये काफी होगा जो वैक्सीन है। और फर्स्ट फेज में जो लॉन्चिंग डेट है उस दिन जो है 129 सेंटर बनाए गए हैं जिस पर जो है डिस्पेंसेट किया जाएगा डोजेस वैक्सीनेशन का। और
हर सेंटर पे 100 लोगों को लगभग टारगेट किया जाएगा। वेबकास्टिंग की अरेंजमेंट की गई है। साथ ही साथ इसके अलावा जो यहाँ रांची का सदर अस्पताल होगा वो 2-वे कम्युनिकेशन के लिए कनेक्टेड रहेगा यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। यहाँ से पीएम लॉन्च करेंगे, किक ऑफ करेंगे इस कैंपेन ड्राइव को। तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं झारखंड के लिए जो है एक सुकून भरी, राहत भरी खबर है कि यहाँ पे जो है अराइवल स्टॉक का हो चुका है और यहाँ उसे रखा जा चुका है। बाकायदा जो है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए यहाँ पे लाया गया। आगे पीछे जो है पायलट व्हीकल थे जिसके जरिए यहाँ पहुंचाया गया है। और हम अपने दर्शकों को पहले भी जो है दृश्य दिखाते रहे हैं कि यहाँ पे जो किस तरह के डीप फ्रीजर रखे गए हैं स्टेट वैक्सीन सेंटर में। आइस कूलर्स है वो रखे गए हैं, आइस पैक्स रखे गए हैं और गाड़ियों को भी हमने दिखाया है कि अभी से वायल्स और बाकी चीजें जो है। ये बताइए, देखिए जिस तरह से हम देख रहे हैं वैक्सीन को लेकर, सबसे पहले तो वैक्सीन का ग्राउंड जीरो पर पहुंचना, उसका स्टोरेज वहां पर होना और उसके बाद उसे आम लोगों तक पहुंचाना, ये 3 मुख्य तौर पर फेज हैं वैक्सीन को आगे पहुंचाने को लेकर। लेकिन हमने देखा कि एक तरह की पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है वैक्सीन को लेकर, जो आशंकाएं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री भी लगातार कह रहे हैं कि किसी भी अफवाह पर आप यकीन ना करें, भ्रम में ना आए। लेकिन लोगों का क्या रिस्पॉन्स है वैक्सीन को लेकर? देखिए, थोड़ा सा कुछ लोग जो है स्केप्टिकल हैं। फर्स्ट लिस्ट में ज्यादातर जो है हेल्थ वर्कर हैं, आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं। तो किस तरह का एफिकेसी होगा, किस तरह का इफेक्ट होगा, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं लोग स्केप्टिकल जरूर है। लेकिन इसको जरूरी समझ रहे हैं, मैंडेटरी समझ रहे हैं कि जो है इसको वैक्सीनेशन को लेना भी है। अगर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना है तो इस वैक्सीनेशन को लेना है, ये तय है। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि मैं खुद टीका लगवाऊंगा। जो बन्ना गुप्ता है उन्होंने ये भी कहा है कि हम खुद टीका लगवाएंगे। साथ ही साथ आईएमए ने एक रिलीज जारी किया है जिसमें कहा है कि लगभग 3.5 लाख जो डॉक्टर्स हैं वो वैक्सीनेट खुद के ऊपर करवाएंगे और ये मैसेज डिसेमिनेट करना चाहेंगे कि अगर वो लगवा सकते हैं तो इसमें कुछ जो है इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाला है। साथ ही साथ पूरी व्यवस्था की गई है। जहां आपका वैक्सीनेशन होगा उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम है, तो आप वहां पे आपको रखा जाएगा 30 से 40 मिनट। तो वहां पे व्यवस्था है कि अगर आप अगर ठीक से वो जो वैक्सीनेशन है और जिसको एडमिनिस्टर किया गया है वो व्यक्ति अगर ठीक बिहेव नहीं कर रहा है या कुछ सिम्टम्स शो कर रहा है तो पहले तो वहां उनको जो है मेडिकेशन किया जाएगा। अगर कुछ ज्यादा सीरियसनेस होती है तो बड़े अस्पतालों में ज्यादातर केंद्र ऐसे बनाए गए हैं जो सरकार की तरफ अस्पताल से के अंदर अपना बनाए गए हैं। ये तैयारी है जिसके तहत ये कार्यक्रम अब चलाया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त चुनौती है कोरोना संक्रमण से निपटना और उसके लिए जो ये 2 वैक्सीन आई हैं ये उम्मीद की किरण के तौर पर तो आई हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तस्वीरें भी आप देखिए जिसका जिक्र हिमांशु कर रहे थे अब तो थोड़ी देर पहले, जब दिल्ली में वैक्सीन पहुंची है। कल कोविशील्ड पहुंची थी जो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी। आज भारत बायोटेक से बनी कोवैक्सीन दिल्ली पहुंची है और देश के कुछ अन्य शहरों में भी, जिसमें जम्मू, रांची, ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे। तो कोरोना टीकाकरण के मद्देनजर ये एक मेगा एक्शन प्लान सरकार का है और स्वदेशी निर्मित दोनों ही वैक्सीन। हालांकि इसके आगे कुछ और वैक्सीन भी आने को लेकर अब तस्वीर साफ होती जा रही है, लेकिन पहले ये देखना होगा कि किस तरह से ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचती है और उसे कैसे रिसीव किया जाता है। लेकिन आइए अब आपको मुंबई लेकर चलते हैं और दिखाते हैं आज सुबह कोरोना वैक्सीन की जब पहली खेप पहुंची तो पुणे से नजदीक होने की वजह से यहां सड़क मार्ग से वैक्सीन को भेजा गया और उस दौरान क्या हुआ, हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मुंबई महानगर पालिका को तकरीबन 1,40,000 कोविशील्ड वैक्सीन प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने 1,30,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोविन ऐप पर रजिस्टर किया है। उनका ये टारगेट है कि 8 दिनों के अंतर्गत फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीनेशन दी जानी है। 16 जनवरी को ये वैक्सीनेशन इस परेल में आला रेफ्रिजरेटर्स में जहां पर स्टोर की गई है उस इलाके से 8 वैक्सीनेशन सेंटर्स जो बनाए गए हैं जहां पर 72 बूथ्स हैं उन पर 16 जनवरी को ये वायल्स ले जाए जाएंगे। और इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान बीएमसी की यही कोशिश रहेगी कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुंबई में वैक्सीनेट किया जा सके। कैमरा पर्सन मंगेश आम्रे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। ये आपको हमने मुंबई से मुस्तफा शेख की रिपोर्ट दिखाई। इस बीच की तस्वीरें एक बार फिर आपको हम दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना टीका के लिए मेगा एक्शन प्लान के तहत दिल्ली में भी कोवैक्सीन पहुंची है। कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक ने बनाई है, कोविशील्ड जो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में बनी है और 16 जनवरी से इस बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। खबर अब बिहार से। एक हाई प्रोफाइल मर्डर से हड़कंप मचा है पटना में। कल देर शाम इंडिगो के स्टेशन मैनेजर की उनके अपार्टमेंट के बाहर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
सुशासन राज में फिर हुआ है खून। बेखौफ अपराधियों ने फिर बरसाई है गोलियां। पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर को अपराधियों ने सरेआम भून डाला। बिहार की राजधानी पटना में इस बार अपराधियों ने सरकार के दावों की धज्जियां उड़ा दी। सतर्कता और मुस्तैदी का दावा करने वाली पटना पुलिस के भरोसे को भून डाला। पटना एयरपोर्ट पर पोस्टेड इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की निर्मम हत्या कर अपराधियों ने कानून के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ा है। रुपेश कुमार पर बाइक सवार बदमाशों ने उस वक्त हमला किया जब पटना एयरपोर्ट से वो पुनाईचक इलाके में स्थित अपने कुसुम विला अपार्टमेंट पहुंचे थे। एसयूवी चला रहे रुपेश को जरा भी भनक नहीं थी कि हमलावर उनके करीब हैं। रुपेश अपने अपार्टमेंट के गेट पर रुके ही थे। वो गार्ड के गेट खोलने का इंतजार कर रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। रुपेश की एसयूवी के शीशे पर ये निशान हमले की गवाही दे रहे हैं। बाइक सवार बदमाशों ने रुपेश पर 6 गोलियां बरसाईं, जो उनके सीने में और हाथ पर लगी। गोलीबारी के बाद अपराधी बड़े ही आराम से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। इतनी बड़ी वारदात की खबर लगते ही पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फौरन रुपेश को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। कोई विटनेस नहीं घटना का, किसी ने देखा नहीं घटना होते हुए। तो कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। बाकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इंडिगो कंपनी के स्टेशन मैनेजर रुपेश की सरेआम हत्या ने पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे हैरानी की बात ये है कि हाई प्रोफाइल मर्डर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से महज 2 किलोमीटर की ही दूरी पर हुआ। फिर भी अपराधियों ने गोलियां बरसाई और मनचाहे तरीके से हथियार लहराते हुए फरार भी हो गए। सवाल है कि इतने पॉश इलाके में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? अहम सुरक्षा वाले इलाके में हत्या के बाद अपराधी कैसे भाग निकले? सवाल ये भी है कि रुपेश की हत्या किसने की? रुपेश के मर्डर की साजिश किसने रची? ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन पटना पुलिस अब लकीर पीट रही है। इस संगीन अपराध की जांच के लिए सुशासन का दावा करने वाली सरकार ने एसटीआई गठित कर दी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या को सुपारी शूटर ने अंजाम दिया होगा और इस वारदात में 3 से 4 हत्यारे शामिल रहे होंगे। इस बात की भी आशंका है कि पटना एयरपोर्ट से घर के लिए निकलते वक्त किसी ने अपराधियों को रुपेश के रवाना होने की खबर अपराधियों को दी होगी और घर पहुंचने पर सोसाइटी के बाहर ये हत्या कर दी गई। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई और इस बीच ट्रंप ने अपने खिलाफ लाए गए महाभियोग की प्रक्रिया को बेतुका बताया है। उन्होंने इसे इतिहास का सबसे बड़ा विच हंट बताया और कहा इससे देश में गुस्सा बढ़ेगा। दुनिया की सबसे रसूखदार, सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचना और फिर छोड़ना, दोनों ही आसान नहीं है। चार साल पहले का ये दृश्य याद कीजिए। अपनी 8 साल की शानदार पारी के बाद ओबामा अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर कैपिटल बिल्डिंग से विदा हुए थे। आज ये तस्वीरें एक सवाल की तरह डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़ी हैं। सवाल ये कि राष्ट्रपति ट्रंप के हिस्से में ऐसा सम्मान आएगा? मिर्जा गालिब अमेरिकी तो नहीं थे, लेकिन उनकी लिखी एक लाइन ऐसा लगता है कि ट्रंप की स्थिति पर फिट बैठेगी। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वॉशिंगटन डीसी हो या अमेरिका का कोई और भी शहर, हर किसी के मन पर इन तस्वीरों की चोट है। एक
बड़ा वर्ग ये चाहता है कि राष्ट्रपति होने की वजह से कहीं ट्रंप सस्ते में न छूट जाए। सत्ता के गलियारों में व्हाइट हाउस से उनकी सम्मानजनक विदाई को लेकर सहमति नहीं है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप को तुरंत पद से हटाना चाहती है। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई। निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक सदस्यों ने महाभियोग का प्रस्ताव रखा है। इस पर वोटिंग होने के बाद महाभियोग की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। If one of us was inciting a riot, we would get thrown in jail. So I think that somebody just because you're the president doesn't mean you are exempt from the law. And I think that he should be held accountable. What needs to happen? He needs to be barred from being able to run for office again. I think that's the most important thing. It's just critical that it happens. I think people need to put aside the partisan differences and recognize this man is wholly unfit for office. He's unhinged. लेकिन महाभियोग की पूरी प्रक्रिया में महीनों का समय लग सकता है। यही वजह है कि प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेट सदस्यों को पत्र लिखकर उपराष्ट्रपति माइक पेंस को ट्रंप को पद से हटाने के लिए 25वें संशोधन के तहत फैसला लेने को कहा है। इस कानून के तहत अगर राष्ट्रपति किन्हीं कारणों से अपने पद की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो उपराष्ट्रपति को उसके पद पर लाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति और कैबिनेट संयुक्त रूप से ये सुनिश्चित कर सकते हैं और तत्काल उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ले, क्योंकि अब ट्रंप का कार्यकाल 10 दिन का भी नहीं रहा। ऐसे में अमेरिका में फिलहाल यही मांग उठ रही है, लेकिन उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने अब तक इस पर कोई स्टेप नहीं लिया है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के मौजूदा सांसद और दूसरे समर्थक भी उनके खिलाफ हैं। कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने यूएस कैपिटल में ट्रंप समर्थकों के हंगामे और हिंसा की तुलना नाजियों से की और ट्रंप को एक नाकाम नेता तक बता दिया। President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. And we need to heal together from the drama of what has just happened. We need to heal not as Republicans or as Democrats. चारों तरफ ट्रंप को सबक सिखाने की होड़ मची है। ऐसा सबक जो आने वाले दिनों के लिए एक नजीर साबित हो, क्योंकि ये कोई भी भूलने को तैयार नहीं है कि जब ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में अमेरिकी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे थे, उस वक्त राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें भड़का रहे थे। जानकार ये मानते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के पास इस समय ट्रंप वाले दाग साफ करने का सुनहरा मौका है। आज तक ब्यूरो। भारत में 1985 से 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 36 साल बाद भी भारत का युवा जब रोजगार पाने के लिए भटकता दिखे, तब युवा दिवस के ही दिन देश के बेटे बेटियों के लिए दस्तक देनी जरूरी है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यानी योग्यता के मुकाबले निचले स्तर का काम करने के लिए मजबूर करना। आज हम 2 राज्यों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले खबर मामा जी यानी शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको। सरकारें कमलेश दांगी जैसे नौजवानों से कहती हैं, पढ़ो लिखो और फिर नौकरी का इम्तिहान पास करने के बाद भी वर्षों तक नियुक्ति पाने के इंतजार में गोबर भरो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अनुभव ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। लेकिन सरकारें सुनील कुशवाहा जैसे युवाओं से कहती हैं, भले एमए अंग्रेजी में पढ़ लो, लेकिन शिक्षक बनने का चयन होने के बाद भी चाय बनाकर बेचते रहो। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। लेकिन 36 साल से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने वाले भारत में लगभग हर राज्य की सरकार सेवा के नाम पर सत्ता पाकर नौकरी पाने में नौजवानों के आंसू निकाल दे रही है। क्योंकि युवा दिवस मनाने वाले देश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया कभी वक्त से पूरी नहीं हो पाती। इस
इसी कारण तो आज भी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कमलेश दांगी गोबर उठा रहे हैं। गोबर उठाना पाप नहीं, लेकिन एमए, बीएड की पढ़ाई करके बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक का भर्ती इम्तिहान निकाल लेने के 2 साल बाद भी जिस घर का बेटा गोबर उठाने को मजबूर हो, उस नौजवान की नींद उड़ाकर सिस्टम सोता है और सिस्टम का किया गोबर उठाना महापाप है। रात में जब मेरी नींद खुलती है तो मैं नियुक्ति के लिए सोचता हूँ कब होगी। 2 वर्ष हो गए हैं, मैंने बहुत बार 2-4 बार मुख्यमंत्री को मेरे हाथों से ज्ञापन भी दिया है कि महोदय हमारी शीघ्र शिक्षक भर्ती की जाए, नियुक्ति दी जाए। हमें पूरी प्रोसेस हो चुकी है, अब नियुक्ति बाकी है, लेकिन आज तक मतलब 2 वर्षों के अंतराल में अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस कारण बहुत परेशान हैं और हम मतलब जो अगर हमारे परिवार में हमको कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसी हालत क्यों हुई, पहले समझ लेते हैं। सितंबर 2018 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 15,000 भर्ती निकली और माध्यमिक शिक्षक पद की 5,670 वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ। 6 महीने बाद इसके फरवरी 2019 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते 20,670 शिक्षक पदों की परीक्षा हुई। फिर इसके 7 महीने बाद जाकर अगस्त 2019 में शिक्षक भर्ती के नतीजे आ पाए, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कुल 2 साल बाद भी आज तक चयन किए गए शिक्षकों की पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई। मैं 2018 शिक्षक भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश में, जिसमें चयन हुआ है और नियुक्ति के लिए मैं 2 वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। नतीजा ये हुआ कि जिनके हाथ में अभी शिक्षक के तौर पर बच्चों के भविष्य की डोर होनी चाहिए, वो कमलेश दांगी जैसे नौजवान भैंस की रस्सी खींच रहे हैं, क्योंकि पुचकार कर वोट लेने वाली सियासत ने नौकरी देने के नाम पर पानी पिला रखा है। अगर आपको लगे कि अरे भाई एक आदमी होगा तो रुक जाइए। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पर दस्तक दी है। गोद में नाती को लेकर बिलखती इस बुजुर्ग मां के आंसुओं का कारण सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लटकाए रखने वाली व्यवस्था है, जिसने इनकी दिव्यांग बेटी नेहा को भी 2 साल से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन होने के बाद आज तक नियुक्ति के इंतजार में आंसू बहाने को लाचार किया है। वजह, परिवार चलाने का पैसा अब इनके पास नहीं होना। बच्चे की फीस ले लीजिए, घर का जो भी है, किराना है एंड ऑल दैट, पापा मम्मा रहते हैं, उनके जो दवाइयाँ वगैरह है, बहुत मतलब काफी सारी चीजें हमें कट करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है और साल भर की इसकी फीस भी मैंने पे नहीं कर पाई है। ये दूसरा साल आ गया। एमए अंग्रेजी में पढ़ाई की, बीएड किया, लाखों रुपए खर्च होते हैं पढ़ने में। उसके बाद भर्ती परीक्षा निकालकर भी नौकरी के इंतजार में अगर जिंदगी कटौती में बीते तो दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि अन्याय सिर्फ नेहा और कमलेश जैसे हजारों लोगों के साथ नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 20% स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं। 2018 में करीब 10 साल बाद शिक्षकों की भर्ती निकली थी। मध्य प्रदेश में कुल 1,43,584 स्कूल हैं और अब भी 74,682 सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। क्यों नियुक्तियां लटकी, कौन जिम्मेदार है? आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने क्या किया इसके बाद? क्या ये कहानी यहीं छोड़ दी या फिर दस्तक दी जिम्मेदार मंत्री से सीधा सवाल पूछकर? रिपोर्ट अभी बाकी है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। ये वो नौजवान हैं जो करीब 6.5 लाख लोगों के बीच इम्तिहान देकर टीचर की नौकरी पाने के लिए चयनित हुए। सरकारी नौकरी में सेलेक्ट होने पर जरूर इनके घर वालों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, नाते रिश्तेदारों को बताया गया होगा, हमारा बेटा, हमारी बेटी देखिए सरकारी नौकरी मिल गई, लड्डू बांटे गए होंगे, भगवान को प्रसाद चढ़ाया होगा। लेकिन आज यही युवा 2 साल से नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। सोचिए ये कैसे समाज का सामना करते होंगे।
myself Sunil Kuswa. My education qualification is MA English B.Ed. I am grade 2 selected English candidate. I had given an exam in 2019 and in 2020 the result of grade 2 announced, in which I was selected and enlisted for the teachers recruitment test. विदिशा के सुनील कुशवाहा भी देश के लाखों नौजवानों में से एक हैं, जिनकी नौकरी सरकारी व्यवस्था के धुएं में आज तक खौल रही है। नतीजा MA अंग्रेजी पास सुनील कुशवाहा शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करके 2 साल बाद भी नियुक्ति न मिलने पर पिता की चाय की दुकान पर चाय बेचने लगे, और जिन्हें क्लास लेनी थी बच्चों के, वो कप सजाकर चाय पिला रहे ग्राहकों को। जिन्हें चढ़ाना था बच्चों के भविष्य को शिक्षा की आंच पर और तैयार करना था देश के नौनिहालों को, वो चाय खौला रहे हैं। जिन्हें छानना था अवगुणों को एक शिक्षक के तौर पर बच्चों के भीतर से, वो चाय छान रहे हैं दुकान में, ताकि घर चल सके। अब जरा चाय छानते सुनील कुशवाहा, गोबर उठाते कमलेश दांगी और आंसू बहाती नेहा मिश्रा की जगह अपने बच्चों को रखकर सोचिए, क्या ऐसे नौजवानों को नौकरी के नाम पर चप्पल घिसवाने वाली सरकार पर दस्तक देनी जरूरी नहीं? हमें पूछना पड़ा, आखिर नियुक्ति क्यों लटकी है? नेहा ने जवाब दिया, वेरिफिकेशन हुआ जुलाई में 2-3 दिन हुआ, उसके बाद में पोर्टल पे ये अपडेट हो गया कि परिवहन नहीं मिल पा रहा है, आने जाने की इश्यूज है, इसलिए रोक दिया। उसके बाद हमने सोचा कि चलिए अब थोड़ा सा सेट हो जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद आज तक पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है, बिल्कुल कुछ जानकारी नहीं है एंड कोई सुनना ही नहीं चाह रहा है कि हम लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्या करें, और हमें ये जॉब चाहिए। कोरोना काल में ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर जाती है। कोरोना काल में ही विधायक रिजॉर्ट में घूमते ठहरते शिवराज सिंह की सरकार बना देते हैं। कोरोना काल में ही मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हो जाता है। कोरोना काल में ही कांग्रेस के बागी बीजेपी के टिकट पर जीतकर मंत्री भी बन जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में 20,000 पदों पर टीचर चुनने के बाद उनका वेरिफिकेशन ट्रांसपोर्ट सुविधा न होने के नाम पर रोक दिया जाता है। संवाददाता रवीश पाल सिंह ने अब इस मुद्दे पर विपक्ष और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार से सवाल पूछा। आज 10 महीने से ज्यादा सरकार बने हो गया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। एक तरफ रिटायरमेंट के बाद शिक्षकों की कमी होती जा रही, दूसरी तरफ ज्वाइनिंग नहीं होती है, तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ऐसा नया मध्य प्रदेश बनाएंगे हम? चयनित शिक्षकों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब चिंतित थे लगातार, परंतु हाईकोर्ट में एक पिटीशन होने के कारण से उसमें हमारे ऊपर प्रतिबंध था। उस हाईकोर्ट के पूरे जो दिशा निर्देश है उसका हम अध्ययन करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगले सत्र में उनको हम ज्वाइनिंग दे दें। जो वेरिफिकेशन का काम बचा उस वेरिफिकेशन को काम को हम पहले कराएंगे। 1 साल से नौजवान जब नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखने से लेकर प्रदर्शन धरना देते हुए जिंदगी गुजार रहे हों, तब अगले सत्र में इन्हें नियुक्ति देने का भरोसा आज तक के कैमरे पर दिया जा रहा है। एक तरफ तो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में साल दर साल शिक्षक कम होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ हजारों ऐसे चयनित शिक्षक हैं जो करीब 1 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सरकार अब दावा कर रही है कि नए सत्र से इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में उन हजारों चयनित शिक्षकों का इंतजार खत्म होने की उम्मीद तो है ही, वहीं दूसरी तरफ इससे मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है उसे भी जल्द दूर किया जा सकेगा। अब नियुक्ति का एक नया महीना दे दिया गया है, लेकिन दस्तक देकर आपको पूछना जरूरी है, क्या इन 2 सालों में मध्य प्रदेश में बच्चों को शिक्षकों की कमी से होने वाले नुकसान और नौजवानों को शिक्षक भर्ती इम्तिहान निकालने के बाद भी नौकरी न मिलने पर हुए आर्थिक सामाजिक घाटे की भरपाई सरकार करेगी? रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। हासिल फिल्म में आशुतोष राणा का डायलॉग था, युवा इस शब्द को उल्टा कर दो तो वायु, वायु हल्की बहे तो बेहतर, तेज बहे तो बेहाल कर देती है। ऐसी शक्ति वाले युवाओं को रोजगार देने के नाम पर आज भी या तो लाठी मिलती है या फिर नौकरी देने के नाम पर आंदोलन से लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की सजा। जानना क्यों जरूरी है, आपको हम ले चलते हैं बिहार। नाले में ये लोग जो पुलिस की लाठी के डर से भाग रहे हैं, ये कोई अपराधी नहीं, इनका अपराध बस ये कि ये बेरोजगार है, बिहार के बेरोजगार।
वो बिहार जहां 2 महीने पहले सियासत, 10 लाख नौकरी, 19 लाख रोजगार, हर बेटी को नौकरी के नारे लगाकर वोट ले चुकी है। और आज तक का कैमरा अब जिस जगह युवाओं के बीच दाखिल हो रहा है, ये नौजवान भी बेरोजगार है। ये वो होनहार हैं जिनके माता पिता इन्हें उच्च शिक्षा दिलाते हैं और सत्ताधारी इन्हें चपरासी भर्ती की लाइन में खड़ा कराते हैं। मैं ग्रेजुएशन पास आउट हूँ। ग्रेजुएशन पास आउट हैं। और जो जिस जॉब के लिए आपने आवेदन दिया है उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? वो 12th बेसिस पे है। 12th बेसिस। ग्रेजुएशन है आप? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट है आप? किस सब्जेक्ट से? हिंदी से। दुनिया को प्राचीन काल से ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले बिहार के नौजवानों के इन चेहरों को देखिए जरा, जो बिहार विधान परिषद सचिवालय में पिछले साल निकले 96 चपरासी पदों की भर्ती के लिए 1 महीने से इंटरव्यू की लाइन में 1.25 लाख लोगों के साथ खड़े हैं। BA, BSc, BCom, MA करके वो नौकरी लेने की लाचारी है जिसमें योग्यता ही सिर्फ 12वीं पास मांगी गई। तो आपको लगा था कि PG करने के बाद इस पद के लिए आपको आवेदन देना पड़ेगा? ऐसा तो कुछ नहीं लगा था, लेकिन लास्ट में हमको करना पड़ा। अच्छा, क्या है क्वालिफिकेशन आपकी? BSc है। BSc है। पढ़े लिखे व्यक्ति को कम योग्यता की नौकरी पाने के लिए विवश करना भी एक तरह की बड़ी बेरोजगारी ही है। ये हालात क्यों पैदा होते हैं, ये भी पटना में ही हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले कुछ जानकारी। देश में हर साल 15 लाख बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन दावा है 2.5 लाख ही अपनी योग्यता के मुताबिक नौकरी पाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े बताते हैं देश के बेरोजगारों में सबसे ज्यादा तादाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं की है। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के हुए युवाओं में बेरोजगारी की दर साल 2017 में 12.1% थी, जो दिसंबर 2018 में बढ़कर 13.2% हो गई। ये तादाद बढ़ती जाएगी क्योंकि नौकरियां निकालकर सरकारें भर्ती प्रक्रिया इतना लटकाती हैं कि परेशान युवा पटना में उस नौकरी के लिए धरना देते नजर आते हैं जो 1 साल से फंसी हुई है। बेल्ट्रॉन यानी बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में दावा है 1 साल पहले कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ, पास हो चुके इन नौजवानों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली। लाठी के सहारे खड़े राजू राज और दूसरे सैकड़ों युवाओं को नौकरी मांगने पर भागिए भागिए कहकर भगाया जाने लगा। इसी तरह कैसे कैसे दर दर भटक के यहाँ आता हूँ, किसी के सहारे आता हूँ, बार बार यहाँ आना पड़ता है। और आने के बाद यही आश्वासन मिलता है कि आपको दिसंबर में ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो अगस्त में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, छठ में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। सर बहुत हो गया ड्रामा सर। आज हम लोग जब तक ज्वाइनिंग का पैनल नहीं बनेगा, हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। नौकरी देना नहीं आता, भगाना तो आता है। लाठियां फटकानी थी, फटकाई और नौकरी मांगने वालों को भागना पड़ा। नाले तक में रास्ता खोजना पड़ा। अब क्या पता ये नौजवान भी आगे ऐसी नौकरी की लाइन में खड़े मिले जहां योग्यता से कहीं कम के पद पर काम करने की लाचारी खड़ी रहे। उत्कर्ष सिंह के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।